और वैसे आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखते ना, अरे बाप रे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये क्या है, एक्वस की ओ एच क्या करते हैं, ओ एच जाएगा कहाँ पे लगेगा, हमको नहीं पता, कंफ्यूज हो गए। नहीं, इतना नहीं डरना। क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है आज की क्लास में। इससे पहले हमने पूरी की पूरी थ्योरी कर ली, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अगर नहीं आता आपको, ऊपर आई बटन में सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुद रीड करना है तुम लोगों को, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो मैं तो समझा ही रहा हूँ। ओके देन, चलो भाई रीड करते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो भाई, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं, एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है RCOH, ऐसा ही कुछ। कीटोन में होती है R और इधर भी R, ऐसे ही हमने किया था। अगर मैं इन दोनों की कॉमन की बात करूं तो कार्बोनिल ग्रुप आपको कॉमन दिख जाएगा। तो अपन को आंसर तो मिल ही गया, लेकिन हमको और भी चेक कर लेने चाहिए। देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं भी OH ग्रुप नहीं है। एल्काइल ग्रुप की बात करूं तो यहां भी एल्काइल ग्रुप है, यहां भी एल्काइल ग्रुप है। तो सर इसका आंसर क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो यहां पे बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप कभी भी एल्काइल होता नहीं। अगर आप फिर भी अड़ जाते हो कि नहीं सर आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं एक बात करता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको अगर पता है तो उसके अंदर तो आर ग्रुप होता ही नहीं। अगर इन दोनों में मैं कॉमन की बात करूँगा, अगेन क्या आएगा? कार्बोनिल। और लास्ट ऑप्शन की बात करूँ, अमीन, अमीन तो दूर दूर तक यहाँ पे नहीं है। तो आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड करो जल्दी से। ठीक है, रीड हो गया। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म। सिंपल सी बात पूछी है, एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, अगर ऑप्शंस देखें तो अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल तो नहीं मिलता। कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ मिल सकता है, कीटोन्स नहीं, एस्टर दूर दूर तक नहीं। अगर देखो ये वाले आंसर्स मैंने कैसे बोले, हाँ या ना, बस एक छोटी सी सीरीज़ मेरे को पता है, आप लोगों को भी बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, अल्कोहल को मैं करने वाला हूँ ऑक्सीडाइज, तो मेरे को मिलने वाला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर मैं ऑक्सीडाइज करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एसिड। आ गया क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में? वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जल्दी से पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोलेंस रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो हमको पता है, यही तो हमने थ्योरी पढ़ी है कि टोलेंस रिएजेंट को क्यों यूज किया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए किस किस के बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के। तो सारी चीज तो बता दी। आगे क्या पूछा है देखते हैं। बेस्ड ऑन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन और हाइड्रोलिसिस। इन चारों में कंफ्यूजन है भाई। तो आपको इतनी सी बात पता होगी, अगर आपने टोलेंस रिएजेंट थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसकी रिएक्शन में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? RCHO, और जहाँ तक हम प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं तो हमें मिल जाती है RCO नेगेटिव। तो जल्दी से बता दो, एल्डिहाइड से क्या बना है? एसिड। यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो देख लो, एक ही सीरीज से आपको कितने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखना आता है तो। रटना कम पड़ेगा, समझना ज़्यादा पड़ेगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। समझ में आया? ओके देन, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भाई, रीड हो गया। ओके देन, स्टार्ट करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज। मेरी बात को समझो, इसने हमको क्या दिया है? IUPAC नेम हमको दिया है, और पूछ क्या लिया? कॉमन नेम इसने पूछा है। अगर मैं IUPAC के अकॉर्डिंग इथेनॉल को ड्रॉ करूं तो इथ के लिए मैं यहाँ पे 2 कार्बन एटम लगाऊंगा। अल लिखा है तो
ज़रूर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर मैं बात करूं 2 कार्बन यहाँ पे टोटल है, अगर 2 कार्बन आ जाते हैं तो मैं इसका कॉमन नेम क्या बोलूँगा, एसिटल्डिहाइड। अगर ऐसा होता यहाँ पे भी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन की जगह भी कोई कार्बन की चेन होती, तो ये क्या हो जाता भाई, ध्यान से देखो, कीटोन, है ना। तो यहाँ पे भी देखो एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, अगेन मेरे पास 2 कार्बन है, CH3CO CH3। अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटोन। तो मैंने इन दोनों की ही कंफ्यूजन दूर कर दी, लेकिन हमसे किसका पूछा है, एल्डिहाइड वाले का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जल्दी से रीड करो और मेरे को आंसर बता दो। ठीक है भाई, हो गया रीड, स्टार्ट करते। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद टोलेंस रिएजेंट इज। टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं किसको, एसिटल्डिहाइड को, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। हमने अभी देखा था RCOO नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे R ग्रुप आपको बताया है, एसिटल्डिहाइड है तो R ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा, CH3, हमको क्या मिल जाएगा, COO नेगेटिव। लेकिन ये तो ऑप्शंस में है ही नहीं, ये तो हमसे कोई और डायरेक्शन की बात कर रहा है। हमको सिल्वर मिरर मिलेगा, रेड प्रेसिपिटेशन मिलेंगे, वाइट मिलेंगे या ब्लू कलरेशन। आपको पता है अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हमको सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा जब भी हमारी बात किसकी करेंगे, टोलेंस रिएजेंट की। जो ये आगे लिखे हैं रेड PPT, रेड PPT किस में मिलते थे, याद आया, हाँ बिल्कुल सही, फेलिंग सॉल्यूशन अगर यहाँ पे होता तो आंसर हमारा रेड PPT होता। लेकिन अफसोस हमारे पास टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस के लिए क्या होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ में आया, वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी जब हमने कौन सी रिएक्शन करी थी, ट्रिपल बॉन्ड वाली। जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ऐसे कार्बन पे था, पहले हमने उसमें मार्कोनिव एडिशन या फिर एंटी मार्कोनिव कराई थी, फिर हमारे पास क्या बना था, एक तरफ आ गया था OH, एक तरफ कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलते थे कि जोन सा बीच वाला डबल बॉन्ड है वो तो चला जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास। ऐसा कुछ याद है, इसी रीअरेंजमेंट को हमने नाम दिया था टोटोमेरिज्म का, और यहाँ पे टोटोमेरिज्म के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान से देखो, इसने कहा है कौन सा कंपाउंड नहीं देगा कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो देख लेते हैं भाई, फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास लिखा है एसीटोन, फिर लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर लिखा है एसिटल्डिहाइड, फिर लिखा है इथेनॉल। सबसे पहली कंडीशन तो है, अगर हमको कीटोइनोल करना है, मेरी बात को समझो, अगर हमको कीटोइनोल करना है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो C डबल बॉन्ड O जो कि जिस फॉर्म को कहते हैं हम कीटो, या फिर फॉर्म होनी चाहिए इनोल मतलब कि एल्कोहल। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। देखो यहाँ पे ऑन है, कीटोन है, चल जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड है, चल जाएगा, एल्डिहाइड है, चल जाएगा, अल है, चल जाएगा। तो सब में C डबल बॉन्ड O वाली आपको दी है, मतलब सबके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगली चीज़ देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में डिफरेंट है, इसके अंदर तो एक ही है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड की, देखो फॉर्मेल्डिहाइड को अभी भी हमने ड्रॉ किया था, दोबारा से कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है। अगर मैं डबल बॉन्ड शिफ्ट करना चाहूँ ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ना इधर बनेगा, इधर भी सेम ही है। तो इसके अंदर तो कहीं से भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती, जबकि कोई और, देखो यहाँ पे तो इथेनॉल लिखा है, इथेनॉल को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता हूँ कार्बन कार्बन के बीच में। ऐसी यहाँ पे भी है, मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो सकती। अगर मैं किसी और का एग्जाम्पल लूँ, इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सबके अंदर ऐसी शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर एसीटोन की बात करूँ, C है, डबल बॉन्ड O है, इधर भी C है, तो इधर भी हमारी शिफ्टिंग हो सकती है, इधर भी हमारी शिफ्टिंग हो सकती है। हमको तो एक ही साइड करनी है ना, मेरी बात समझ रहे हो, शिफ्टिंग समझ में आ रही है या नहीं।
आ रही है, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे देखोगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में भी हो जाएगी CH3। जो इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड है, क्या वो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो भी नहीं सकते थे, तो अपन को आंसर मिल चुका है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मेरा मतलब था आपको समझाने का। आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे हम अपने आंसर तक पहुंचे, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ओके देन, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। रीड हुआ क्वेश्चन, द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड। ये हमको बोल रहा है अगर हमको एस्टेरिफिकेशन करानी है तो एक तो सबस्ट्रेट हमने आपको बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं कि मेरे को एस्टर मिल जाए? ध्यान से देखो, RCOOR की बात कर रहा है। अगर इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहूँ तो अब आपको शायद से चमका मार जाएगी चीज़। देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम इस हाइड्रोजन के प्लेस पे R ग्रुप लगाना चाह रहे हैं, R' मान लो। तो आपको पता है हम कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करते थे, R-OH। अगर मैं इसके अंदर से बात करूँ तो OR हमारे OH को रिप्लेस करा देगा और हमको हमारा कंपाउंड मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? मैंने क्या बोला, ध्यान से दोबारा सुनो। OR OH इन दोनों का इंटरचेंज होगा और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर इसकी बात करूँ ROH होता क्या है भाई? जल्दी से मेरे को बता दो क्या होता है। क्या हम इसे अल्कोहल बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बोल सकते हैं। तो आंसर भी हमको मिल गया, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो भाई, एक रिएक्शन हमको दी है, देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, फिर हमको कुछ रिएजेंट दिए हैं, फिर कुछ A बनेगा, फिर इसमें आइसोमेरिज्म हमने किया है और हमने कीटोन बना दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है ये रिएक्शन, अगर तुमको कोई भी रिएक्शन का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले तुमको क्या फोकस करना है, रिएजेंट। कहाँ पे हमने ये रिएजेंट देखा था? अगर आपको ये मिल गया तो ये सारा का सारा क्वेश्चन की सीरीज वही दी है। अब देखो आइसोमेरिज्म से तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन इस सबस्ट्रेट से बहुत कुछ पता चल रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन शायद हमने एक ही बार करी है, जबकि मैंने अपने उसमें क्या लिखा था, देखो आगे की चीज़ें 40%, 1%। हम लोग केमिस्ट नहीं है, आप क्लास 12th के बच्चे हो, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी होंगी। जो बच्चा ज़्यादा समझदार बनेगा, 40% की जगह 50 आ गया तो क्या होगा, इतना कुछ फ़र्क नहीं आता चीज़ों में। आप कोई MSc नहीं कर रहे हो, आप कोई PhD नहीं कर रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो 40%, 1% इसको भाड़ में जाने दो। अपनी चीज़ क्या है मेन, H2SO4 और HgSO4। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था जब हम मार्कोनिव एडिशन अप्लाई करेंगे तो हमारा सबस्ट्रेट होगा H2SO4 और मैंने लिखा था Hg+2, अगर आपको याद है तो। और यहाँ पे भी मैं चेक करूँगा ना, SO4 के ऊपर आएगा -2, Hg के ऊपर आएगा +2। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मार्कोनिव एडिशन करानी है। किस किस की? OH और H की। तो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास है? OH इसके पास आएगा, H इसके पास आएगा और ये एक बॉन्ड पाई का ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं A की बात करूँ, A मेरे को मिल गया है। क्या मिला भैया आपको? A देखो, A हमारा प्रोडक्ट है। A हमको क्या मिल जाएगा? देखो CH3 मैंने एज इट इज़ रखा। अब पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब मैंने डबल बॉन्ड ड्रॉ किया। CH, एक H पहले था, एक H अब आ गया, H2 लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं OH लगा सकता हूँ। अब हमको क्या करना है? अब आपको देखो, इसके बाद हमने एक रीअरेंजमेंट करी थी टोटोमेरिज्म नाम की, अभी भी मैंने आपको समझाया था। तो ये यहाँ पे चला जाएगा। देखो यही तो मिला है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अगर मैं इसका कंपाउंड बनाने की कोशिश करूं, जो मैंने रीअरेंजमेंट, कभी भी रीअरेंजमेंट दिखाओगे तो डबल साइड एरो दिखाओगे आप। CH3 C, यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे रह गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पहले से थे, एक H अब आ गया CH3। देखो भाई बिल्कुल सेम हमारे पास बने हैं। तो इसका नाम क्या होता है? समझ में आ गया होगा। ये जो हमने रीअरेंजमेंट कराई है अभी भी मैंने पढ़ाया, क्या नाम है इसका? टोटोमेरिज्म। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का। स्ट्रक्चर ऑफ A क्या है? ये है भाई, इसका नाम दे रखा है, देखो
तो नाम लिखने की कोशिश हम भी कर लेते हैं। देखो भाई नाम कैसे हम इसका लिखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इसको, यहाँ पे OH लिखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 1 2 3, 2 पे आ गया ऑल, देखो 2 पे ऑल, 2 पे ऑल, 2 पे ऑल। सेकेंड ऑप्शन तो कट गया, बात समझ में आई, सेकंड ऑप्शन हमारा कट गया। अब बस ऐसा और देखना है डबल बॉन्ड कहाँ पे है। डबल बॉन्ड है अपना फर्स्ट पोजीशन पे, 1 पे इन, 1 पे इन। एक और ऑप्शन सी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसने 2 पे इन दिया है। तो अब बस 2 ऑप्शन में फाइट है, ए में और डी में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसने क्या पूछ, देखो फर्स्ट पार्ट था इसका स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टाइप कौन सा है हमारा, रीअरेंजमेंट हमने करी है कौन सी, टोटोमेरिज्म। देखो ए ऑप्शन में तो लिखा है मेटामेरिज्म, डी ऑप्शन में लिखा है टोटोमेरिज्म। हमको अपना ऑप्शन मिल गया डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। समझना पड़ेगा एक एक चीज को। अगर रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है सॉल्व करने का। मेरी बात समझ रहे हो, जहां पे डायरेक्ट मेथड होगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो चीज़ें मैं इस तरीके से क्वेश्चन की सीरीज लगा के आया हूं कि आपको एक के बाद एक क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट ना हो, पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग या नहीं? अगर समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। रीड करो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर दिया करो प्लीज। ठीक है, हो गया रीड, हो भी गया होगा। क्वेश्चन काफी आसान है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। हमसे प्रोडक्ट की बात पूछ रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई, फ्रॉम द कैनिज़ारो रिएक्शन। अब भाई कैनिज़ारो रिएक्शन तो आनी चाहिए, इसने तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। अगर मैंने कैनिज़ारो की बात करी थी, कैनिज़ारो में क्या हुआ था, फर्स्ट चीज आपको याद करनी है कि कॉन्सनट्रेटेड NaOH यूज किया था भाई। कहाँ पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेटेड पे। अगर मैं इसकी जगह डाइल्यूटेड लिख दूंगा तो मेरी एल्डोल रिएक्शन का रिएजेंट बनेगा, ना कि कैनिज़ारो का। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल हमको दिया नहीं है तो मैं नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, बेंजीन के ऊपर लगा दिया मैंने CHO। अगर आपको याद है तो एक बार तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन करी थी, एक बार मैंने इसकी रिडक्शन करी थी। अगर मैं CHO की ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, जल्दी से बता दो। एसिड बहुत बार करा है, लेकिन यहाँ पे Na प्रेजेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव और ये H को रिप्लेस करके Na पॉजिटिव बना लेता है। यहाँ पे सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। प्लस में अगर मैं इसका करता हूँ रिडक्शन तो मेरे को मिलेगा अल्कोहल, बहुत बार बात करी है CH2OH। तो भाई आपने पूछा था प्रोडक्ट्स, हमारे ये दो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक बार ऑक्सीडाइज करने से, एक बार रिड्यूस करने से। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, अल्कोहल तो मिलता है पर एल्डिहाइड नहीं मिलता, इसकी वजह से ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एक मिलता है हमको कीटोन, एक मिलता है अल्कोहल। भाई अल्कोहल हमको मिलता है, कीटोन नहीं मिलता, यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं मिलता था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। बात समझ में आ रही है नहीं? आप दोबारा PDF पढ़ोगे तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है या आपको नहीं? ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो एक लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल, बिल्कुल सही है। एक हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक अल्कोहल मिलता है। सर यहाँ पे तो सॉल्ट है, आप कह रहे थे सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे इसने एसिड लिख रखा है। अगर इसने अगले ऑप्शन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड अल्कोहल लिखा होता तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर C। देखो पहले दो तो गलत है, क्योंकि एल्डिहाइड भी नहीं आता, कीटोन भी नहीं आता। अगर मैं C और D में कंपटीशन करूं तो भाई इसके अंदर अल्कोहल है, इसके अंदर सॉल्ट कह रहा है, मतलब ये D ऑप्शन में ऐसा कुछ कह रहा है। एक तो बनेगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक मेरे को मिल जाएगा इसका सॉल्ट। क्या ऐसी बात है क्या भाई? ऐसे हमको प्रोडक्ट मिले हैं क्या? नहीं मिले। तो ऑप्शन नंबर C सही है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमको समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो जल्दी से रीड कर लो भाई, क्वेश्चन हो गया ठीक। अगेन हमको क्या कहा है, द कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो भाई एक सीरीज में लगा के आया हूं मैं क्वेश्चन। अगर मैं कैनिज़ारो की बात करता हूं, यहां पे भी इसने कैनिज़ारो की बात करी, यहां भी इसने कैनिज़ारो की बात करी, लेकिन ये क्वेश्चन का
जो समझने का मतलब है वो दोनों का अलग अलग है। देखो आगे देखो, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये पूछ रहा है भाई कहां नहीं देखी जाएगी। इन एल्डिहाइड्स कंटेनिंग, ये बात कर रहा है एल्डिहाइड्स के अंदर कब नहीं देखी जाएगी। तो पहले मैं बताता हूं कैनिजारो कब देखी जाती है, जब उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 आ जाए। जैसे कि मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलूँगा 0 पोजीशन, इसको बोलूँगा मैं अल्फा पोजीशन। अल्फा वाली कार्बन पे चेक करूँगा तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड होएगा, 4 बॉन्ड, 4 की 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाना पड़ेगा इसकी वैलेंसी बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 0। तो ऐसे एल्डिहाइड हमको कैनिजारो देंगे जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0। लेकिन ये पूछ रहा है नोट की बात अगर करनी है तो नोट कैनिजारो में क्या लिख सकते हैं हम, इससे उल्टा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि नंबर ऑफ अल्फा एच 1 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच 2 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच 3 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, बस 0 नहीं होने चाहिए, तो वो कैनिजारो नहीं देगा। अब देखो ऑप्शंस क्या लिखे हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये तो आंसर तब आता जब तुम पूछते कि कैनिजारो ऑब्जर्व होगी, लेकिन तुमने पूछा है नॉट, तो ये आंसर तो मेरा नहीं होगा। अगले 1 अल्फा हाइड्रोजन अगर हमारे सबस्ट्रेट के पास है तो क्या वो कैनिजारो देगा। तो हमने यहां पे देखा अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो वो कैनिजारो नहीं देगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है भाई। आगे देखो 2 बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन की तो कोई हमारे सिलेबस में बात ही नहीं हुई है, तो इन ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज क्या, तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है। एग्जामिनर चाहता है तुम वैसी जगह दिमाग लगाओ जो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। देखो हर एक एग्जाम का सिलेबस होता है, इसीलिए दिया जाता है, नहीं तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। कैनिजारो भी इतनी ज़्यादा वास्ट रिएक्शन होगी, इतने ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स होंगे, तुम इतना नहीं कर पाओगे। आपको तभी एक बुक का नाम भी उन्होंने बताया, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं अगर आप सारे के सारे कर लो तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात ही नहीं है। आपने कोई कोचिंग से अगर आप कोई इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, वहाँ पे आपकी डीपीपीज में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, वो सब नॉनसेंस है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, सिर्फ उसकी बैक एक्सरसाइज और सारे के सारे एग्जाम्पल वहीं से बनेंगे क्वेश्चन, ना ही आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की डीपीपीज में से नहीं आने क्वेश्चन। वहाँ पे तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होती है और इतनी पॉसिबिलिटीज आती नहीं है कभी। बात समझ रहे हो, इधर उधर भटकने से अच्छा है सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई फिर से कैनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, देखो फिर से हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं देगा। कौन नहीं देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूं, 3 लगातार क्वेश्चन है कैनिजारो के, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को बस इतनी सी बात पता होती है, कैनिजारो के साथ कुछ अल्फा हाइड्रोजन का मेलजोल था, पर हमको पूरी तरीके से याद नहीं है, कंफ्यूजिंग है ये चीज। अगर नोट लिखा है तो ये लाइन लिखोगे तुम, अगर वहां पे लिखा है कैनिजारो के लिए तो क्या लाइन लिखोगे भाई, समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, नॉट का, तो नॉट का हमने यहां पे लिख लिया। अब हमको सिर्फ ऐसा चेक करना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 0, सेम ही स्ट्रक्चर है, अभी भी डिस्कस करी थी। अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन 0 आएंगे। कैसे भाई, इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक भी एक्स्ट्रा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अगर इसकी बात करूं, इसके अंदर तो 0 ही पोजीशन है, अगली पोजीशन पे कोई है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो क्या ही होगा। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। यहां पे तो हम एक और चीज कह सकते हैं, अल्फा कार्बन भी 0 है। मेरी बात समझ में आई,
यहां पे तो एक ही कार्बन है और उस कार्बन को तो हम पोजीशन 0 बोलेंगे, उससे नेक्स्ट वाली को बोलते थे अल्फा, उससे नेक्स्ट वाली को बोलते थे बीटा। यहां पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन तो कहां से होगा? बात समझ में आई? इसके अंदर भी अपने अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अल्फा कार्बन को मैं रब कर रहा हूं, आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है, तो ना आपको कंफ्यूज होना, बाद में रिवाइज करते। बात समझ में आई? अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो भाई 0 पोजीशन, अल्फा पे हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर हमको मिल गया। हमको देखना था कहां पे अल्फा हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू 0 है, पहले 3 में 0 था, फोर्थ में नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमको समझ में आ गया। क्या बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड, एक कंपाउंड हमको दिया है सबस्ट्रेट, इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एक्वस KOH सॉल्यूशन। अब देखो रिएक्शन में कन्वर्ट किस तरीके से वो आपको क्वेश्चन कर सकता है। ये हमको सबस्ट्रेट दिया है, मैंने एज इट इज लिख लिया। ये ट्रीट करा रहा है कंसंट्रेटेड KOH के साथ। देखो ये क्वेश्चन लाने का मेरा क्या मतलब था, अभी तक हम कैनिजारो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कैनिजारो के ऊपर आपको करा दिए। अब देखो कंसंट्रेटेड NaOH के साथ था हमारे सिलेबस में, तो यार यहाँ पे KOH लिखा है लेकिन काम सेम ही होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर हम कैनिजारो करा सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम कैनिजारो करा सकते हैं। एक तो आपको चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा पॉइंट चेक करना है कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये दोनों पॉइंट है तो आप कैनिजारो वहां पे करा दो। और मैं इसमें कैनिजारो कराऊंगा, एक बार मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊंगा, ऑक्सीडाइज करा के COO नेगेटिव, अगर K यहां पर है तो नेगेटिव K पॉजिटिव आएगा, प्लस में एक बार इसका एल्कोहल बना दूंगा, एल्कोहल बनाऊंगा तो CH2OH। बात समझ में आई? ये बॉन्ड नीचे सरक गया है, तो एक सेकेंड यहाँ पे मैं बॉन्ड बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? अब देखो यार हमारे पास आ गए हैं 2 प्रोडक्ट, सिर्फ हमको चेक करने हैं कौन से वाले में है। देखो COOK CH2OH, आंसर मिल गया, बाकी सारी चीज़ें। और वैसे आप ऊपर से एक क्वेश्चन देखते ना, अरे बाप रे इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये क्या है, एक्वस KOH क्या करते हैं, OH जाएगा कहाँ पे लगेगा, हमको नहीं पता, कंफ्यूज हो गए। नहीं, इतना नहीं डरना। इक्वेशन अगर आपको स्टेटमेंट में दी है तो उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, लिखो। देखो यहाँ पे क्या दिया था, सबस्ट्रेट दिया था, मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा। उसके बाद मेरे को कंसंट्रेटेड KOH दिया था, मैंने ऐसे करके कंसंट्रेटेड KOH लिखा। शायद आपको चमक जाए ये चीज़ ऐसे लिखते ही, क्योंकि आपने जितनी बार सीखा है रिएक्शन को ऐसे लिखा है, ना कि ऐसे। तो इसको कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, तो आपको चमका मार जाएगी चीज़, आंसर भी समझ में आ जाएगा। देखो कितने फालतू के यहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, देखो। और इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, इन सेकंड्स आप वहां पे जाके क्वेश्चन कर पाओगे, अगर अभी प्रैक्टिस के टाइम पे चीज़ अच्छे से कर लोगे तो। समझ में आई बात? वेरी गुड। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई रीड करो क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरी बात को समझो, ये ऐसे कह रहा है कि सबस्ट्रेट तो आपको दे रखे हैं, अब ऐसे बता दो अगर उसमें न्यूक्लियोफाइल में अटैक कराता हूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करने वाला है। तो भाई जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये वहां पे अटैक करेगा जाके जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो हमको बस इतना सा पता लगाना है कौन इन सब में से सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का पता लगाना है। अगर हमने पता लगा लिया तो बात बन जाएगी। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये हमने मैकेनिज्म में करा था, इसके ऊपर अटैक करने आएगा। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसके पास है वो चेक करेंगे। कैसे? हम थोड़े से यहां पे क्या लगाने वाले हैं, इफेक्ट्स। अगर मैं CH3 की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है,
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर CH3 फिर से है भाई, ये फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके पास रेजोनेंस है। मेरी बात समझ में आई। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डबल इंक्रीज कर रहा है, ये सिंगल इंक्रीज कर रहा है। देखो मैं सिंगल डबल यहां पे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट अलग है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की बात मैं इसकी करता हूं तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से करता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, थोड़ा सा वीक होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस में, तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ही ये ट्रांसफर कर देता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब अगर मैं सिंपली सबको प्लस करके लिख लूँ कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 इंक्रीज हुई है, यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हुई है, यहाँ पे भी 2 बार इंक्रीज हुई है, यहाँ पे टोटल 3 बार इंक्रीज हुई है। हमने इंक्रीज का आंसर लिखा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है इन सब में ज्यादा, तो इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, ए। इसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो सबसे पहले ये इसके पास आएगा। अगर ये यहां पे जाएगा, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में तो रिपल्शन होगी। बात समझ में आई। अगर इन तीनों का ही ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा फास्टली अटैक ये नंबर 1 पे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो भाई, रिएक्शन वाला क्वेश्चन है अगेन, CH3 MgBr। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप तो ऐसा रिएजेंट ग्रिग्नार्ड देख के खुशी होगे हमेशा, क्योंकि CH3 MgBr मान लो या फिर सर ने बताया CH3 नेगेटिव मान लो, बात एक है। अगर मैं CH3 नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो क्या होगा भाई, अटैक करेगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। इसके बाद की सिचुएशन मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 मैंने एज इट इज लिखा, इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, यहां पे लग गया CH3। बात समझ में आई। अगर फर्दर मैंने बहुत बार बताया वाटर है, वाटर में से H+ आएगा, H+ इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, ऊपर नेगेटिव को H दे देगा और वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। फिर इसके बाद क्या लिखा है, H2SO4 लिखा है। देखो भाई H2SO4 के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं क्या होगा, बहुत बार आपको बताया 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन हमने बहुत बहुत बार किया। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है भाई, बहुत बार पढ़ा है। देखो अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो CH2 लिखूंगा, डबल बॉन्ड लिखूंगा, कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, एक CH3 बच गया। देखो ये इस तरीके से थी स्ट्रक्चर, मैंने सीधी लिख दी बस। इस हाइड्रोजन को इसके साथ लिखा, OH तो गायब हो ही गया था, इस हाइड्रोजन को इसके साथ लिखा और CH3 को थोड़ा यहाँ पे ले आया, इस तरीके से। कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद इसने क्या कराया भाई, ध्यान से देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक हमने याद करी थी, एंटी मार्कोनिव एडिशन कराना होता है, किसका, H+ और OH नेगेटिव का। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दूं, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, देखो तो ज्यादा कार्बन जहां पर है वहां पे, ज्यादा हाइड्रोजन जहां पर है वहां पे हमारा कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट, तो OH यहां पे लगेगा, H यहां पे लगेगा, डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड चला जाएगा। अगर मैं अगले बार की बात करूं, देखो CH2 एज इट इज सिंगल बॉन्ड रह गया, CH सिंगल बॉन्ड रह गया, CH3। अगर यहां पे बात करूंगा तो आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा H। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ क्या रहा है, देखो भाई इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है आपके CUT में सिर्फ इतना पूछ ले, हो सकता है वो इतना पूछ ले, हो सकता है वो इतना पूछ ले, या फिर जो क्वेश्चन पूछा है, देखो कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग आर। ए कंपाउंड कौन है मेरा, जल्दी से मेरे को बताओ। ए कंपाउंड मेरे को मिला है ये, और C के बारे में बोल रहा है, C सबसे लास्ट वाला ये। इन दोनों के बीच में इसने रिलेशन पूछा है, तो देखो ऑप्शन देखूंगा, ये दोनों आइडेंटिकल है, नहीं भाई बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे OH यहां लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, इस पे OH लगा है सेकंड पोजीशन पे। क्या ये पोजीशनल आइसोमर है? हाँ मैं इनको पोजीशनल आइसोमर कह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, क्या मैंने हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सिंपली लिखा है।
कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करता हूँ तो नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेनोल। अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूँ तो प्रोपेन यहाँ पर भी है लेकिन 2 पे ओल आएगा। सिर्फ 1 और 2 का यहाँ पे डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। तो इसको मैं पोजीशनल आइसोमर ही बोलूँगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर अगले एग्जांपल की बात करूँ, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर तब होता है जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, जैसे कि एक तरफ लगा हुआ है CHO, एक तरफ है मेरे पास कीटोन, लेकिन यहां पे भी अल्कोहल है, यहां पे भी अल्कोहल है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अगर सेम आ गए तो फंक्शनल आइसोमर हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आइडेंटिकल तो थे ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर तब होते हैं जब हमारे पास कायरल हो। यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन का मतलब होता है जो इसकी 4 वैलेंसी है, चारों में ही डिफरेंट ग्रुप हो। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो 3 हाइड्रोजन सेम है, इस कार्बन की बात करूं तो 2 यहां पे CH3 सेम है, और इस कार्बन की बात करूं 3 हाइड्रोजन सेम है। अगेन इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन सेम है, इसके पास 3 हाइड्रोजन सेम है। मैं बात कर रहा हूं कायरल की, तो चारों डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ में आई? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी यहां पे कोई खेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया। बात समझ में आई या नहीं? तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, 15, 16, 17, वैसे वैसे थोड़ा लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। क्या आप बात समझ रहे हो? यहाँ पे थोड़ी हमारी टीम ने यहाँ पे दिक्कत हो गई है, तो मैं लिख देता हूँ रिडक्शन। वैसे आपको समझ भी आ जाता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट बाय क्लीमेंसन। तो देखो भाई क्लीमेंसन की बात कर रहा है ये। क्या आपने ये नेम रिएक्शन पढ़ी थी, हाँ या ना? अगला अगर आपने पढ़ी थी तो आपको याद होगा, क्लीमेंसन पढ़ी थी, एक हमने वुल्फ किश्नर पढ़ी थी, दोनों को एक साथ पढ़ा था। और कब पढ़ा था, क्या इनका एक्शन था? एक्शन कुछ ऐसा था, ये कीटोन को कन्वर्ट कराते थे किस में, एल्केन में। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो यहां पे एसीटोन का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अगर इसमें मैं क्लीमेंसन कराता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एल्केन मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। अगर मैं एसीटोन के अंदर क्लीमेंसन कराता हूँ तो थोड़ा सा क्लीन सा लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो ओके, समझ में आया, ठीक है। अब अपने ऑप्शन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल, क्या ऐसा कुछ है क्या? बेंजाइल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन होती है क्या? नहीं, एल्डिहाइड के लिए नहीं होती। यहां सर आपने बताया हमको कीटोन के लिए होती है, तो हम ये वाली चीज तो देखते ही ऑप्शन काट देंगे। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। यहां पे अगले ऑप्शन पे लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये थोड़ा सा मिलता जुलती चीज लग रही है। देखो भाई ऑप्शन नंबर बी को अगर मेरे को लिखना है, ऑप्शन नंबर 2 को अगर लिखना है, साइक्लोहेक्सेन की बात करिए, ऑन नंबर 1 पोजीशन पे मैंने लगा दिया, इसको कन्वर्ट इसने कराया किसमें, साइक्लोहेक्सेन में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, डबल बॉन्ड ओ गायब हो गया था, ये वाले कार्बन पे सारे हाइड्रोजन आ गए थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये काम हमारा करा सकता है कौन, क्लीमेंसन। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड। देखो भाई फिर से बेंजल्डिहाइड इसने दे दिया। अगर हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट तो हमारा एल्केन होता है ना कि एल्डिहाइड, तो ये ऑप्शन भी देखते ही हम कैंसिल कर देंगे। अगले की बात करते हैं, बेंजोफिनोन। क्या दिया इसने, बेंजोफिनोन इनटू डाइफेनाइल मीथेन। देखो एल्केन हमको दिया है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे ड्रॉ करने की जरूरत है। नंबर 4 को बेंजोफिनोन की बात करी है। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता तो मैंने आपको कराया था, अगर आपने IUPAC और कॉमन नेम्स मेरे से सीखे हैं तो, है ना। जितने कॉमन नेम आपके
पेपर में आएंगे उतने कॉमन नेम हमने पहले ही पढ़ लिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कॉमन नेम्स लिखे हैं, तो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते अभी तक और थ्योरी आपने पढ़ ली तो थ्योरी आपने बकवास पढ़ी है, उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? बेंजोफिनोन हमने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद ये रिएक्शन करने को कह रहा है डाइफिनाइल मीथेन, मतलब एक तो मीथेन है और दोनों तरफ क्या लगे हैं, फिनाइल ग्रुप लगे हैं, देखो। और मीथेन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा वैलेंसी करने के लिए। क्या देखो यहाँ पे भी वही हुआ है, सी डबल मोड ओ की जगह क्या आ गया है, CH2। सी डबल मोड ओ की जगह क्या आ गया, CH2। सी डबल मोड ओ की जगह क्या आ गया, CH2। क्या ये काम भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो नंबर 4 भी हो सकता है, 2 और 4 हो सकते हैं, 2 और 4 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हो गया। समझ में आई बात किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया? वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड हो गया? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पे भाई एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। देखो एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो आ ही नहीं सकता आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ ध्यान से समझ लो। देखो अगर मैं ए को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे हेक्सेन दिया है, सब में ही हेक्सेन दिया है, तो पहले तो मैं 4 हेक्सेन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या आपको बात समझ में आई? सब में ही हेक्सेन दिया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखा है 2 4 डायऑन। अगर मैं 2 इसको बोलता हूँ, 4 इसको बोलता हूँ, तो मैंने डायऑन ड्रॉ कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगले की बात करूँ तो 2 3 पे दिया है, तो यही 1 2 3 4 5 6, एक तो 2 पे है और एक 3 पे है। बात समझ में आई? अगले की बात करूं 2 और 5 पे दिया है, अगले की बात करूं सिर्फ 1 पे दिया है, 3 पे। स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी हाइड्रोजन नहीं दिखाए और इसने क्वेश्चन तो हाइड्रोजन के बारे में ही किया है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा इनमें से। तो ध्यान से अगर हम देखें ना, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या था। अगर मैं किसी भी कार्बोनिल वाले के नेक्स्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन अगर रिमूव करता हूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था और नेगेटिव चार्ज आके इसके साथ रेजोनेंस में स्टेबल होता था। अगर ये स्टेबिलिटी इसको मिलती है तो हम एसिडिक बोलते हैं। लेकिन ये कह रहा है मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन से हाइड्रोजन को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं CO के साइड वाला हमको चाहिए कार्बन भाई। अगर CO के साइड वाला ये है तो यहां भी CO के साइड वाला ये, यहां पे कॉमन कार्बन आ रहा है जो 2 CO का कॉमन है। यहां पे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, देखो 2 और 5 की बात करी थी, 1 2 3 4 5। यहां पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत बना है तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन ही एक कम बना लिया था। 2 पे 3 4 5, 2 5 ऐसा बनेगा। देखो ये मैंने A बना दिया, ये मैंने B बना दिया, ये मैंने C और ये D। ठीक है, बिल्कुल। यहां पे हमको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसके भी नेक्स्ट। अगर मैं और किसी में बात करूंगा कहीं भी ऐसी आपको सिचुएशन नहीं मिलेगी। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये 1 के कॉमन है, इस कार्बन की बात करूं तो ये इसके कॉमन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 1 के है, ये वाला भी सिर्फ 1 के कांटेक्ट में है। मतलब मैं बात क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना भाई, इसका हाइड्रोजन मैं उड़ा दूंगा, हाइड्रोजन उड़ाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबल यहां से भी हो सकता है और ये स्टेबल यहां से भी हो सकता है। मतलब कि इसको क्या है भाई, डबल स्टेबिलिटी है। और हमसे यही पूछा है मोस्ट एसिडिक कौन है, जिसके अंदर देखो सबके अंदर ये वाली एक स्टेबिलिटी तो सबके पास है। देखो इसका हाइड्रोजन उड़ाऊंगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास स्टेबिलिटी है, इसके पास भी ऐसी ही स्टेबिलिटी है, इसके पास भी ऐसी स्टेबिलिटी है। देखो एक एक की स्टेबिलिटी तो सबके पास है, इसके पास भी है। लेकिन 2 स्टेबिलिटी इसके पास है क्योंकि ये वाला कार्बन इसमें कॉमन निकल गया। मेरी बात को समझे या नहीं? तो सबसे ज्यादा एसिडिक किस में होगा, आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बात समझ में आई या नहीं? तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमसे कह रहा है भाई प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर दो। इसने सबस्ट्रेट हमको दिया है, रिएजेंट हमको दिया है, सिर्फ हमको प्रोडक्ट ढूंढना है। बात समझ में आई? तो यार अभी हमने बात करी थी क्लीमेंसन रिडक्शन की, अभी इसने क्या दिया है? अभी इसने उसका भाई दिया है वुल्फ किश्नर। अगर मैं बताना चाहूं तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुल्फ किश्नर। और अगर मैं बात करता हूं क्लीमेंसन की, जो ऊपर हमने करा कि कार्बोनिल में वो C डबल बॉन्ड O की जगह वो क्या बना देता है, CH2। तो ये ही काम करता है वुल्फ किश्नर, बस इनके सबस्ट्रेट अलग होते हैं। देखो यहाँ NH2 है, लोग ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ से हम वाटर निकाल दें और ऐसा आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। KOH भी है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल है, हीट है। ये आपको नेम रिएक्शन के तो सबस्ट्रेट याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में उनके मैकेनिज्म नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखोगे मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इसने आपको सबस्ट्रेट दिया है, रिएजेंट दिया है और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया। इसके अंदर मैकेनिज्म की कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप अगर मैपिंग अच्छे से करते हो, क्लीमेंसन का आपको पता है, वुल्फ किश्नर का पता है, सब ऐसा लगा लो दोनों का काम तो सेम ही है ना, बस सबस्ट्रेट ही तो अलग है। तो काम सेम है, हमने समझ लिया। तो CO की जगह क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ पे बस क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो हमको ढूंढना है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। आंसर हमको मिल गया और सब कुछ बकवास लिखा है। बात समझ में आई किस तरीके से हमने क्वेश्चन को देखा और सॉल्व किया? आ गई बात समझ में, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई फिर से हमारे पास कॉमन नेम का नाम। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। सिलेबस में आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको नोमेनक्लेचर अब पढ़ने के लिए आपका सिलेबस बोलेगा। लेकिन मैंने मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स पे देखा है टीचर्स पढ़ाते हैं वो नोमेनक्लेचर को तो स्किप ही करा देते हैं, सीधा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ ठीक है, अगर चैप्टर कोई सिंपल सा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन टाइप है तो हम कर सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इन सब में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इनके आपको IUPAC नेम आना चाहिए, कॉमन नेम अलग आने चाहिए। IUPAC तो सबके ही आने चाहिए। कॉमन नेम कुछ चुनिंदा मैंने आपको कराए हैं, कुछ 6 या 7 स्ट्रक्चर होगी जिनके मैंने कॉमन नेम आपको याद कराए हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए। और उनमें से एक ही ये भी थी। अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूँ, ईथेन है, ईथेन के लिए मैंने 2 कार्बन ड्रॉ कर लिए। 1,2 डाइओइक एसिड, मतलब फर्स्ट पे भी डाइओइक। अब अगर ओइक एसिड लिखा है तो ये इन वाले कार्बन को पहले ही इंक्लूड कर चुका है। आप कुछ ऐसा मत करना कि यहाँ भी COH लगा दो, यहाँ भी COH लगा दो, तब तो भाई ये क्या बन गया, 4 कार्बन आ गई है, तो यहाँ पे आना चाहिए था ब्यूट, लेकिन इसने इथ लिखा है तो इनके ऊपर ही आपको OOH, इनके ऊपर ही लगाना है OOH। इनको हम किस तरीके से दिखाते हैं, अगर स्ट्रक्चर आप बुक्स में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई होगी। और इसके कॉमन नेम की बात करूँ, इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। आंसर मिल गया। कॉमन नाम है, याद करने की चीज़ है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिनके तुम्हें नाम याद करने की ज़रूरत है वो तुमको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुनी तुम किसी किसी के नाम याद कर रहे हो, कॉपी भर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। NCERT खोलो, कॉमन नेम्स की अलग लिस्ट है, तुमको समझ में आ जाएगा। इतने सारे लेक्चर्स देखोगे, इतना सारा कुछ करोगे, सब कुछ कंफ्यूजिंग है। NCERT खोल लो, सब कुछ सामने है, थोड़े से पेजेस हैं। इस चैप्टर की बात करूँ तो अप्रोक्स 30 पेजेस के अंदर ये चैप्टर है, 30 पेज है। अगर तुम किसी की भी स्लाइड देखोगे, किसी भी लेक्चर देखोगे, 70-80 स्लाइड में मिलेगी, 100 से ज़्यादा स्लाइड भी मिल जाएगी अगर मैं कंप्लीट चैप्टर की बात करता हूँ। तो हमेशा कोई भी एजुकेटर तुमको कम ही पढ़ाएगा, कोई भी ट्यूटर, सबसे ज़्यादा आपकी NCERT में ही लिखा होगा। मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 15 भी हमको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखो भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमको अधूरी दी है, प्रोडक्ट बता दो, और 4 चमचमाती रिएक्शंस भी लिख के दिए इसने। सर ये कौन सी रिएक्शन है, ऐसे हमको याद नहीं होता। आती तो है रिएक्शन, बस थोड़ा सा हिंट दे दो क्या करना है इसके अंदर। तो भाई हिंट ही दे दिया तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो भाई मैं भी मान
मान लेता हूं कि मेरे को भी नहीं आती। मैं होता तो कैसे करता इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे लिखा CH3CON ने, देखो सब में, और CaO के साथ ट्रीट कराया, ये हमको प्रोडक्ट्स दिए। अब प्रोडक्ट्स ही तो हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं ओड वन आउट की बात करूं, यहां 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 ओड वन आउट मेरे को मिल गया C, और यही अगर मैं बोलूं यही इसका आंसर है। कई बार तो आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जो काम हुआ है ना, रिएक्शन तभी होती है जब कुछ चेंज हो रहा हो। यहां पे अगर CH3CONA, Na को रिप्लेस करा है सिर्फ H ने, बाकी सारी रिएक्शन सेम ही रखी। यहां पे हमने H+ के साथ ट्रीट नहीं कराया। अगर हम एसिड के साथ ट्रीट कराते तब जाके ये होता, एसिड के साथ ट्रीट कराते मतलब H+ के साथ ट्रीट कराते। इसने कहीं पे भी, यहां इसने बेस के साथ लिया है और यहां सोडा लाइम CaO, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। मेरी बात समझे या नहीं? अगेन इसने वही चीज लिखी है, देखो भाई इसने बस चेंज क्या कर दिया, यहां पे CaOH होल ट्वाइस। ये चीज है, मतलब सेंसेबल है, बट ये वाली चीज नहीं आ रही रिएक्शन में समझ में। कहीं भी इसने एसिड का यूज नहीं करा है, तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। अभी मैं रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन मेरे को पता भी नहीं है। अगर CH4 यहां पे तो कुछ अलग सी चीज हुई है, इतना हमको पता नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगले में बात करें CH3COO, CO पे नेगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव होता है, लेकिन कैल्शियम के ऊपर तो +2 होता है और इसके ऊपर है -1, तो ऐसा होना चाहिए था, तो इनका फॉर्मूला बनना चाहिए था COO होल ट्वाइस Ca, लेकिन इसने तो सिंपल ही बना रखा है। देख लो क्या बना रखा है इसने फॉर्मूला, ये भी 1, ये भी 1, ये तो फॉर्मूला ही गलत बनाया, तो ये ऑप्शन भी गलत। देखो 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दिए, यही ऑप्शन सही है। अगर मैं नेम रिएक्शन की बात करूं, कौन सी रिएक्शन है बता भी देता हूं, जाके पढ़ लेना, डीकार्बोजाइलेशन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता भाई, CO2 उड़ाना होता है हमें। अगर मैं यहां से CO2 उड़ा दूंगा, यहां से अगर मैं CO2 उड़ा दूंगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ मेरे पास मीथेन बच जाएगा। यहां पे मीथेन है। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से किया हमने? क्वेश्चन नंबर 16 भी हमको समझ में आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो भाई ये, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि यहां से भी एक कंसेप्ट सीखने वाले हो। कंसेप्ट क्या है, इन सब का स्ट्रक्चर। हाँ तो भाई देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है बेंजल, यहाँ लिखा है बेंजो, यहाँ लिखा है बेंजाइल। इन तीनों में कंफ्यूजन होगी। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बेंजल, बेंजो। देखो जो मेन कंफ्यूजन है वो है हमारी A में और C में। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते, हम सीधा इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बेंजल की बात करता हूँ तो आपको याद करना है अल, सिंपल है 1 2। अगर मैं बेंजाइल की बात करता हूँ तो आपको याद करना है 2 1। अब क्या चीज़ है, देखो इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया बेंजीन ग्रुप, ऊपर मैंने लगाया, मैंने बोला था 1 2, तो H तो 1 होता है, Cl होते हैं 2। मैंने इसी तरीके से याद की हुई है, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम्स हमको याद ही करने पड़ेंगे। अगर बेंजो की बात करें तो यहाँ पे हमें एक हिंट दिया है, क्या दिया है, ट्राई क्लोराइड। तो यहाँ पे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ऊपर बस 3 क्लोराइड लगाने हैं और हमारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। अगर बेंजाइल की बात करूं, अगर ऐसा दिया है तो आपको याद करना है 2 1। 2 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, H तो 2 है, Cl हमारे पास 1 है। तो इसलिए कह रहा था मैं, A और C में कंफ्यूजन है, कहाँ पे 1 आएगा कहाँ पे 2। 1 के बाद 2 आता है तो बेंजल, 2 के बाद 1, इसने रिवर्स कर दिया तो बेंजाइल। इस तरीके से आपको याद रखनी है, प्लीज़ कॉमन नेम याद होने चाहिए। और अगला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर मैं बेंजो नाइट्राइल की बात करता हूँ तो कैसी स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगी, बेंजीन के ऊपर नाइट्राइल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमको कराना क्या है, हमको करानी है भाई हाइड्रोलिसिस। देखो बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो अगर हम किसी सबस्ट्रेट में हाइड्रोलिसिस कराएं और उसका प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल जाए, बेंजल्डिहाइड, तो बताओ भाई इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो सबके अंदर मेरे को क्या कराना है, ये चीज़ आप समझ गए, हाइड्रोलिसिस करानी है। क्या करानी है भाई, हाइड्रोलिसिस।
देखो रिएक्शन बन गई, रिएक्शन बन गई। सर एक चीज़ और बता दो, हाइड्रोलिसिस में करते क्या है? करते कुछ नहीं भाई, जो यहाँ पे Cl आपको चमक रहे हैं ना इतने सारे, इन तीनों में तो आपको एक चीज़ करनी है, Cl के प्लेस पे आपको OH लगाना है बस। अगर इतनी बात समझ गए हो तो अगले प्रोडक्ट मेरे को जल्दी से बना के दिखा दो। अगर इतनी बात समझ गए हो तो बनाते हैं प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे बनाया मैंने बेंजीन, यहाँ पे बनाया मैंने C, एक तो था H, दो थे Cl, तो दो लग जाएंगे OH। समझ में आई चीज़? अगले में भी मैं बनाना चाहूँ, देखो 3 है तो एक मैंने बस हाइड्रोजन के प्लेस पे OH आ गया, 2 OH एज इट इज। अगले में मैं बात करूँ एक ही है, 2 तो इसके पास हाइड्रोजन है तो मैंने बनाया CH2 और एक बना दिया मैंने OH। और एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई है, क्या अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है, 2 OH ग्रुप यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाते, यहाँ से भी वाटर रिलीज हो जाएगा। अगले में तो एक ही OH है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अगर इन तीनों में मैं बात करूं तो वाटर रिलीज होके क्या बनेगा, जैसे कि C के ऊपर 2 OH आ जाते हैं तो उसकी जगह पे हमको क्या बनाना होता है? कार्बोनिल। अगर मैं इनकी जगह पे कार्बोनिल बनाने की कोशिश करता हूं, देखो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? बेंजीन है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन फिक्स है, एक डबल बॉन्ड हो आ गया। समझ में आई? अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो सिर्फ हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लगाना है? OH और एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ तो हमें मिल ही गया था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके अंदर ये तीनों बॉन्ड तोड़ दो हाइड्रोलिसिस में। अगर मैं बात करूँगा नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो 3 बार OH लग जाएंगे इस पे। क्या लग जाएंगे भाई? OH। और इस तरफ 3 बार क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन। हो गई भाई हाइड्रोलिसिस। अगर इसमें भी मैं हाइड्रोलिसिस करा के इसका नेक्स्ट लिखना चाहूँ तो क्या लगेगा? एक कार्बन के ऊपर कितने OH आ जाएंगे? 3। और ये तो मेरा ऑप्शन नंबर बी के जैसा बन गया। और फिर इसके अंदर फर्दर मैं क्या कर सकता हूं? वाटर रिलीज, और वाटर रिलीज करने के बाद मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से देखो, समझ में आया? तो हमको क्या क्या मिल गया भाई? देखो पहले में मिला हमें एल्डिहाइड, दूसरे में मिला हमें एसिड, तीसरे में मिला हमें अल्कोहल, फोर्थ में फिर से मिला एसिड। तो बस ये चीज याद करनी है जब मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसमें से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 रिएक्शन आ रही है और सब में एक जैसा ही पैटर्न है थोड़ा थोड़ा। तो एक साथ अगर हमने ये चारों की चारों हाइड्रोलिसिस, तो आपका हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट खत्म। इससे अलग हाइड्रोलिसिस पूरे के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती। तो ये पेज पूरा का पूरा आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। और देखो हमसे क्या पूछा था? बेंजल्डिहाइड हमको चाहिए था। बेंजल्डिहाइड किस में मिला? एल्डिहाइड हमको एक में ही मिला है। कौन है वो? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा आंसर। और इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को किस तरीके से फिर से हमें एक रिएक्शन दी है। रिएक्शन में सब कुछ दिया है। देखो मैं सबस्ट्रेट भी दिया है, रिएजेंट भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है। निकालना क्या है देख लेते हैं। रिएक्टेंट एक्स, अगर यार यहाँ पे एक्स दिया था क्या? हमने तो देखा ही नहीं। इस एक्स के बारे में बताना है। अगर आपको ये रिएक्शन याद नहीं आ रही तो दिक्कत है भाई। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 कौन कौन सी रिएक्शन है वो कुछ पता है? नहीं आ रही याद? तो देखो भाई ये रही। एक तो रिएक्शन मैंने आपको दिखा रहा हूं कोल बेस। अब कोल बेस में होता है NaOH, इस तरीके से यहाँ पे CO2 इंसर्शन होता था। अगर आपने अल्कोहल फिनोल ईथर की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लो। अभी CO2 यहाँ पे इंसर्ट होता है और हमें अल्कोहल से क्या मिलता है? ऑर्थो बेस के COOH लग जाता है। मेरी बात समझ में आई? इसका नाम क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। इसी के जैसी एक और रिएक्शन हमारे पास होती है रेमन-टेमन रिएक्शन। इसके अंदर बस क्या लगता है? ऑर्थो पे CHO। इनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखो, NaOH और CHO बनाने की बात कर रहा है, मतलब कि इसने रेमन-टेमन। देख
देखो भाई ध्यान से, NaOH CHCl3 देंगे, NaOH CHCl3, NaOH इसने दिया है तो ज़रूर ये CHCl3 होगा। क्यों होगा, थोड़ी सी रिएक्शन मैं भी समझा के दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे CHCl3 लेता हूँ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से HCl रिमूव होगा, हाइड्रोजन इसका रिमूव होएगा, Cl3 में से एक Cl यहाँ से रिमूव होगा, फिर हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, OH H चला गया था, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CHCl2, एक Cl चला गया था। अब आगे क्या दिया इसने, NaOH, NaOH के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ तो Cl की पोजीशन पे क्या लगेंगे, OH, अगर Cl की पोजीशन पे OH लगाऊंगा फिर से वही रिएक्शन आ गई जो हमने ऊपर वाले पेज पे पढ़ी थी। देखो CH, दो OH ग्रुप आ गए और दो OH ग्रुप अगेन आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर रिलीज। अगर वाटर रिलीज होएगा, दो OH हैं, अब तो सीधा डायरेक्ट हम करना सीख गए हैं, डायरेक्ट ही कर दा करो, इतना ज़्यादा टाइम खराब मत किया करो। OH एक है H और आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CHO, यही हमारा प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा, CHCl3 यूज़ करना पड़ेगा, CHCl3 यूज़ करना पड़ेगा। सी ऑप्शन हमारे पास है, क्या ऑप्शन आ जाएगा, CHCl3। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो जल्दी से रीड कर लो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, ध्यान से देखो किसके ऊपर बात करी है, विच एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, इनमें से कौन सी एल्कीन है, देखो सभी के सभी एल्कीन दिए हमें, इनमें से कौन सी ऐसी एल्कीन है जिसका मैं ओजोनोलिसिस करा दूं। ध्यान से देखो सब में मेरे को ओजोनोलिसिस, O3 आपको दिया होगा, आपको ओजोनोलिसिस कराना पड़ेगा। अगर मैं सब का ओजोनोलिसिस करा दूं तो मेरे को ये किस में प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। अगर मैं ऊपर ऊपर से भी देखूँ ना तो भी मेरे को मिल गया, देखो CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें मेरे को कुछ और मिलेगा, देखो CH3 CH2 CHO प्लस में मिल जाएगा CH3 CHO, ये यहाँ पे नहीं है तो इसलिए ऑप्शन भी नहीं है। अगले में देखेंगे ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला फिर अगेन मतलब कि 2 मोल्स मिल रहे हैं मेरे को CH3 CH2 CHO के, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला पार्ट तो ठीक है बट इस वाले पार्ट में फिर से गलत हो गई, यहाँ पे मिलेगा CH3 CHO और CH3 CHO ना हो करके हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CHO, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में ब्रेकेज भी करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, जो कि इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कर लिया, ओजोनोलिसिस का बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ध्यान से रीड करो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखो इसने पूछा रोज़ेनमंड रिडक्शन। पहली बात तो रोज़ेनमंड इसने नेम रिएक्शन दिया और हमको बता भी दिया कि वो रिडक्शन है। बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोज़ेनमंड रिडक्शन ऑफ, मतलब इसके अंदर अगर मैं रोज़ेनमंड कर दूं तो मेरे को किस में बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। देख रहे हो इसके अंदर किसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपने थोड़ी बहुत रोज़ेनमंड रिएक्शन पढ़ी है, इनको मैं रब कर रहा हूं, रोज़ेनमंड रिएक्शन नहीं देखी तो एक बार देख लो, आपको थ्योरी आनी चाहिए भाई, तभी चीज़ें होंगी अच्छे से, नहीं तो नहीं होगी। देखो भाई रोज़ेनमंड आपकी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे RCOCl हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है, H2 इसका रिडक्शन हमने कराया। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब का मतलब ही रिडक्शन होता है। इतनी सारी डेफिनेशन होती है रिडक्शन की। यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कराया तो इसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं। RCOCl हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, RCHO लग जाएगा। बस क्वेश्चन में आर की जगह हमको बेंजीन रिंग दी है, आर की जगह हमको बेंजीन रिंग दी है, तो ये रोज़ेनमंड हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हम आए हैं अपने क्वेश्चन, ये किस तरीके से यूज़ करनी है थ्योरी। देखो अब क्वेश्चन पे आ गए, हमने क्या देखा, हमने देखा RCOCl होता है स्टार्टिंग मटेरियल, उसके अंदर हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम
BeSO4 कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, RCHO। बस यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है तो R की जगह पे क्या है, बेंजीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना C। समझ में आ गया भाई, आ गया। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड कर लो। विच एल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमंड रिएक्शन। भाई यहाँ पे तो सर आपने अभी तो हमको समझाया, सिंपल सी रिएक्शन होती है, RCOCl हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है और हम इसकी रिडक्शन कराते हैं जिसमें रिएजेंट होता है H2PD BeSO4 और हमको क्या मिल जाता है, RCHO। तो कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है, कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो हम नहीं बना सकते रोजनमंड से, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। अगर देखो भाई हमको 4 प्रोडक्ट दिए हैं, ऑप्शन ए में कौन सा प्रोडक्ट दिया है, देखो CH3CHO। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, HCHO। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, CH3CH2CHO, मतलब कुछ ऐसा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है भाई, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं जो इसके अंदर सेकंड है, फॉर्मेल्डिहाइड। एक भाई स्टार पॉइंट डाल के अपनी कॉपी पे लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। स्टार पॉइंट इसके लिए क्या है, ये हमारा अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पे इसको रख नहीं सकते, रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव हो जाएगा, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हमको मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये बात कर रहा है रोजनमंड रिएक्शन की, जो पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पे ही हम कराते हैं। इसलिए अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है और रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है तो ये हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और इसी के साथ अपनी पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे आपको करा दिए। इतना आप कर लेते हो तो हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से दिखने वाला है। मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, लेवल 1 के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो अभी आपको क्या करना है, काम क्या है आपका, आपको डिस्क्रिप्शन में 2 PDF मिलेंगी। एक तो मिलेगी जिसके अंदर सॉल्यूशन भी है, एक आपको मिलेगी जिसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पहले सॉल्यूशन नहीं है, खुद से ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, खुद से सबके आंसर्स करने हैं और फिर आपको सॉल्यूशन वाली PDF डाउनलोड करके देखने हैं अपने डाउट्स। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। रुक रे, जाओगे किधर, जाके रिवाइज भी कर ली।